देखिए ये मेरे पास 70 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया इन ट्राइंगल पी क्यू यू। इन ट्राइंगल पी क्यू यू 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर या पी क्यू यू बोल दीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। 120 डिग्री प्लस एंगल PQU इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQU इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो एंगल PQU इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। एंगल PQU इज इक्वल टू 60 डिग्री। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। इंदर यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। इन द बाइसेक्टर्स if the bisectors of a pair if the bisectors of a pair of alternate angles pair of alternate angles formed by a transversal formed by a transversal with two given lines are parallel comma prove that the given lines are parallel prove that the given lines are parallel that the given lines are parallel। क्वेश्चन नोट करिएगा। सर फिगर भी है इसमें? फिगर नहीं है, बस यही दे रखा है, फिगर नहीं है, फिगर खुद बनानी होगी। क्वेश्चन नोट करिए। हो गया सर। हाँ जी, एक मिनट रुको, जरा पानी पी लेना। देखिए इसमें क्या करना होगा। इन्होंने दिया है द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू गिवन लाइंस आर पैरेलल।
मुझे दो ऑल्टरनेट एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, और ये बता रखा है कि चलिए दो लाइंस बनाते हैं पहले। हमने कहा एक लाइन ये हो गई, लिखिएगा लेट द टू लाइंस let the two lines be AB and CD. Let the two lines be AB and CD. एक लाइन हो गई AB, let the two lines be AB and CD. एक लाइन हो गई AB, एक लाइन हो गई CD, ठीक है, AB और CD। अच्छा, अब ये जो दो लाइंस है ना AB और CD, ये दोनों पैरेलल नहीं दे रखी, बस ये बता रखा है कि इन दोनों के if the bisectors of a pair of alternate angles formed by a transversal with two given lines, जो दो given lines है वो हमने मान ली AB और CD, ये दे रखा है, फिर ट्रांसवर्सल बनाइए। ट्रांसवर्सल मैंने ये बना ली, इस ट्रांसवर्सल को हम बोल देते हैं L, और इस पॉइंट को बोल दीजिए आप P, और इस पॉइंट को बोल दीजिए Q, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स मतलब मैंने एक अल्टरनेट एंगल तो ये ले लिया और एक अल्टरनेट एंगल मैंने ये ले लिया, इसकी जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ये हो गया ये, और इसका बाइसेक्टर ये हो गया। तो बेटा ये दे रखा है कि इसके जो बाइसेक्टर वाली लाइंस हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दे रखा है, नहीं समझे। हमें दो लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है AB और एक लाइन दे रखी है CD, और एक तो इंटीरियर एंगल यहाँ बन रहा है, एक इंटीरियर एंगल यहाँ बन रहा है। तो मैंने इस इंटीरियर एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ये दोनों, इसका जो बाइसेक्टर है और इसका बाइसेक्टर है, उन्होंने बोला है कि the bisectors of a pair of alternate angles formed by a transversal with two given lines are parallel, मतलब बाइसेक्टर्स पैरेलल दे रखे हैं। तो A B C D P Q इसको बोल दीजिए R, इसको बोल दीजिए S, ठीक है। और बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि अगर ये वाला एंगल एंगल 1 है तो ये वाला एंगल भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, मतलब बाइसेक्टर मतलब बराबर बराबर में डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी एंगल 2 होगा, बताइए क्लियर है। यस बाइसेक्टर समझते हैं, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो एंगल को बराबर बराबर डिवाइड करती है, समझ गए। बोलो। यस सर। तो PR इज पैरेलल टू QS, ये गिवन है, मैं आगे इधर करूंगा। गिवन PR इज पैरेलल टू QS, ठीक है। अब लिखिएगा since PR is parallel to QS, so PQ behaves as a transversal, PQ behaves as a transversal कि PR और QS ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये PQ एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, बताइए, बताओ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन में मैं लिख रहा हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर alternate interior angles
ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल हो गया। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ ये जो आया है यहाँ लिखिएगा मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। समझ गए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या बन गया, ये पूरा एंगल नहीं बन गया, एंगल 1 प्लस एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है, इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो मैं बोलूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 की जगह ये पूरा एंगल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। मैं क्या बोलूंगा, एंगल ए पी क्यू, इट इंप्लाइज दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। Since both these angles are forming a pair of alternate interior angles, ये दोनों जो एंगल्स हैं दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों पेयर इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। आप देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 जब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल आ गया, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ऐसा कब होता है, जब दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। इट इंप्लाइज दैट AB is parallel to CD। ये क्लियर है सभी को? समझ नहीं आ रहा है। दिव्यांशी यस सर, समझ नहीं आ रहा। नहीं आया, दोबारा बताता हूँ। आप बस मुझे ये बताइए कि ये दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है इधर का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल जो है ये है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ये पूरा एंगल है ट्वाइस ऑफ एंगल 2, सिर्फ ये है। और दो लाइंस AB और CD ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं दे रखी है। अब मैंने बोला कि इसका बाइसेक्टर मतलब एंगल 1 इधर रह गया, एंगल 1 इधर रह गया, ठीक है। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर एंगल 2 इधर रह गया, एंगल 2 इधर रह गया। तो जो बाइसेक्टर वाली लाइन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब गिवन है कि PR इज पैरेलल टू QS, ये दे रखा है। अब क्या करना है हमको, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल हो गई बीच की, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 में सिर्फ इतना वाला है, एंगल 1 सिर्फ इतना है, एंगल 2 सिर्फ इतना है। ये दोनों इक्वल क्लियर समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या होगा, इसका पूरा डबल, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंगल 1 का डबल, ये पूरा ये क्या है, ये है APQ, ये वाला पूरा एंगल APQ, और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ये क्या है, एंगल DQP। ये तो जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा तो मैं यही बोलूंगा कि AB जो है वो CD के पैरेलल ही रही होगी, तभी ये हुआ है, इसलिए मैंने बोल दिया AB इज पैरेलल टू CD। और यही चीज सर आपकी आवाज कर रही है। वो नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तुम्हारे यहाँ, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हेलो हाँ बोलो। सबकी आवाज लैग कर रही है। क्या सर हुआ? आवाज लैग कर रही है। अरे तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी। पता नहीं। अनमोल मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ठीक है, अक्षत आवाज ठीक है मेरी, आवाज सही आ रही है? यस सर। भाई सब जगह ठीक आ रही है। न्यासा तुम्हारे यहाँ, न्यासा दिव्यांशी? यस सर। हाँ तो अन्नी तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों चिल्लाते रहते हैं,
ये मैं मिटा दूं इधर से। यस सर। सर आपका नेटवर्क स्लो होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द गिवन फिगर AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Full stop. Also EA is perpendicular on EB. Also EA is perpendicular on AB. Full stop. If angle BEF is equal to 55 degree, if angle BEF is equal to 55 degree, comma, find the values of x, y, and z. Find the values of x, y, and z. सर EA के बाद क्या है? परपेंडिकुलर। कैपिटल टी होता है ना, कैपिटल टी बना दो उल्टा। ओके कैपिटल सर। टी बना दो उल्टा। और मैं फिगर बना रहा हूँ। बताइए ठीक है, फिगर सही है, समझ में आ गया? फिगर में ये दे रखा है कि एक लाइन है AB, दूसरी लाइन है CD और तीसरी लाइन इन्होंने EF दे रखी है, F यहाँ पर लिख लीजिए। ये तीन लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम ये कहेंगे since AB is parallel to CD is parallel to EF। ये तीनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, AB, CD और EF। ठीक है, ये तीनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम ये बीच का जो CD है इसको हटा देते हैं, हम कहेंगे कि सिर्फ AB और EF की बात करते हैं। It implies that AB is parallel to EF। ठीक है, तो अब कहेंगे therefore angle EAB, angle EAB plus angle AEF is equal to 180 डिग्री हो जाएगा। ये बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप ये कहिएगा कि एंगल, ये जो AB है लाइन और ये जो EF लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये बीच वाली लाइन हो गई ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर बन रहा है एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला पूरा एंगल
दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन बताइए क्या होगा, इंटीरियर बताइए बेटा। को इंटीरियर वो इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज दिव्यांशी, यस सर। न्यासा, अक्षत, यस सर क्लियर यस है? सर चलिए जी, अब मैं लिख रहा हूँ को इंटीरियर एंगल। अनमोल समझ गए ना? यस सर ठीक है जी, ये हो गया को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल ईएडी दे रखा है मेरे को 90 डिग्री। एंगल ईएडी लिखिए 90 डिग्री प्लस एंगल एबीएफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एईएफ कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल एईएफ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये समझ में आ गया? इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं ये देख रहा हूँ कि एंगल एईएफ है ना, एंगल एईएफ ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? z प्लस 55 डिग्री। तो z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो z कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री और z की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? z की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। क्लियर सभी को? सर 35 आएगा। अच्छा हाँ सर 35 आएगा। 35 सही कह रहे हो। 35 डिग्री होगी z की वैल्यू। उसके बाद हम ये कहेंगे कि EF is parallel to CD। Since EF is parallel to CD and ED is a transversal अनमोल भाई अपना माइक ऑफ कर ले। and ED is a transversal। युग, ये चीज समझ में आ गई? युग यस सर समझ में आ गई ये चीज? यस सर अच्छा, तो आप ये देखिएगा कि EF और CD ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ED एक ट्रांसवर्सल हो गई। तो 55 डिग्री प्लस y ये भी तो 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 माइनस 55। 10 माइनस 5 हो गया 5, यहाँ बचेगा 17। 17 माइनस 5 हो गया 12, 125 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। समझ गए? दूसरा, since CD is parallel to AB, क्योंकि CD AB के पैरेलल है, and DB is a transversal and DB is a transversal। तो आप खुद देखिएगा कि ये वाला एंगल ये इस तरफ बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे AB के ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। एंगल Y और एंगल X कौन से एंगल्स हो जाएंगे बताओगे? एंगल Y और एंगल X ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल बन जाएंगे? सर करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिल्कुल सही, कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल सही। हम बोलेंगे y इज इक्वल टू x, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अनमोल समझ रहे हो? अब अनमोल क्लियर है या दोबारा बताऊं? सर एक बार फिर। एक बार दोबारा से बता रहा हूं। हमने ये कहा CD और AB दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन है CD और ये लाइन है AB, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। और DB एक ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल जो दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई निकलती है। तो मैंने ये कहा कि CD लाइन के इस तरफ ऊपर की तरफ ये एंगल बन रहा है भाई
इसी तरह से ए बी लाइन के ऊपर की तरफ राइट साइड में ये एंगल बन रहा है एक्स, वाई और एक्स ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। यस सर। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू x, और चूंकि y की वैल्यू 125 थी तो x की वैल्यू भी 125 डिग्री हो गई। तो हमसे ये तीन वैल्यूज ही पूछी गई थी कि आप x की, y की और z की वैल्यूज निकालें, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो जी अगला देखते हैं। ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो कर चुके हैं हम। बता दूं ये क्वेश्चन? यस सर। ये यस सर। दिव्यांशी क्लियर है बेटा? यस सर। न्यासा? यस सर। ठीक है। In the given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. In the given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. So, an incident ray AB strikes the mirror PQ at B, strikes the mirror PQ at B, the reflected ray moves along the path BC. Reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD, reflects back along CD. Full stop. Prove that AB is parallel to CD. अब फिगर देख लीजिए, फिगर क्या गिवन है इसकी?
दो मिरर दे रखे हैं PQ और RS, एक दूसरे के पैरेलल हैं, आमने सामने रखे हुए हैं, पैरेलली रखे हुए हैं। दूसरा ये फिगर बना लीजिए पहले सभी बच्चे। बना लिया। हो गया? बना ली। सर बना ली। ओके ओके, A B C D ये दे रखा है। अब ना एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दे रखी हैं। देखिए इसमें ऐसा दिया है हमको, in the given figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। दो मिरर हैं PQ और RS, तो एक मिरर तो ये हो गया पूरा का पूरा PQ और एक मिरर ये हो गया RS। ठीक है, ये जो लाइंस बना रखी है ना, इसका मतलब ये मिरर के पीछे वाली पॉलिश्ड सरफेस है। तो मिरर एक दूसरे के सामने ऐसे रखे हुए हैं पैरेलली। अब मिरर के बीच में एक लाइन है, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। एक इंसिडेंट रे आती है AB, वो मिरर PQ पर स्ट्राइक करती है एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर B पर स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है अराउंड BC। लिखा है द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अराउंड द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। ये दूसरे मिरर RS को पॉइंट C पर स्ट्राइक करती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अराउंड CD और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है CD के अराउंड। ठीक है, तो जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखने चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करा, ऐसे ही ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करा हमने। इसको बोल दीजिए N1 और इसको बोल दीजिए N2। N2। हाँ, नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2। अब देखिएगा इसमें क्या है कि अगर हम ये बात करें कि रिफ्लेक्शन के केस में एक मिनट होल्ड करिएगा जी बेटा। इसमें ऐसा होता है कि ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं, तो इसको बोल दो एंगल 1। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोल दो एंगल 2। इसी तरह से पॉइंट सी पर अब ये वाली लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब टकरा रही है आकर, तो ये वाला एंगल हो गया एंगल 3। और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना ली नॉर्मल के साथ, ये हो गया एंगल 4। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये नोट करें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, दूसरा लिखिएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ लिखना एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the
angle of reflection is always equal to the angle of reflection. समझ गए? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। ठीक, अब हम ये कहेंगे सिंस n1 सर हाँ जी, सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ जी, अब लिखिएगा, अब तो दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Since n1 and n2 are two normals, या ब्रैकेट में लिख दीजिए परपेंडिकुलर्स, to PQ as well as RS। खुद देखिएगा, हमने ये कहा कि PQ और RS ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर मैं n1 इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं n2 RS पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। इट इंप्लाइज दैट Bn1 is parallel to Bn1, ये वाली लाइन is parallel to Cn2। ये समझ गए भाई? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जो मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला और इस पर परपेंडिकुलर डाला वो दोनों भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है यस सर। भाई, एक तरह से ये हो गया कि जैसे ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों, ये इस पर परपेंडिकुलर हो गई, ये इस पर परपेंडिकुलर हो गई, तो एक तरह से रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं तो ये रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल ही होती हैं। बताइए, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, Bn1 is parallel to Cn2, ये हो गया। अब हम कहेंगे कि जब ये दोनों पैरेलल हैं then BC is a transversal, BC is a transversal, और फिर हम बोलेंगे कि एंगल 2 is equal to एंगल 3। बताइए रीजन क्या है? सर को इंटीरियर एंगल। अरे बेवकूफ, को इंटीरियर एंगल्स का सर ऑल्टरनेट एंगल। सर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट। हाँ, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताइए, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दिव्यांशी, न्यासा, दोनों चुप बैठे हुए हो, बताओ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया। अब हम ये कहेंगे इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। फिर हम ये कहेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 on both sides, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 3। बताइए, समझ गए? यस सर। यस सर। दिव्यांशी बताइए। Yes, sir. समझ गए। ठीक है, अब देखो, ये एंगल 2 है और ये एंगल 2 है, और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो एक एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख दूंगा। उसके बाद ये एंगल 3 है और ये भी एंगल 3 है, तो एक एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख दूंगा।
और यहाँ रीजन में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या हो गया, ये पूरा ये वाला एंगल बन गया बेटा, पूरा ये वाला एंगल। तो एंगल ए बी सी, यानी ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कैसे लिखा है, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 Yes, sir. ये बन गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये क्या बन गया, एंगल बी सी डी। यहां से क्लियर है बेटा, आवाज नहीं आ रही? बताइए क्लियर है? एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी। सर ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें देखना है कि एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, बताएंगे? हाँ, एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी ये दोनों कौन से एंगल हैं? सर ऑल्टरनेट। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, ठीक है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किन दो लाइंस के बीच में बन गए, एबी और सीडी के बीच में। तो हम लिखेंगे these two angles are making a pair of alternate interior angles तो ये लाइन AB और CD ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। AB is parallel to CD, यही प्रूव करना था हमको, सही है? Yes, sir. ठीक है, इसी के साथ लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर खत्म है। ये लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग अब क्या करेंगे कि एनसीईआरटी की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है लाइन्स एंड एंगल्स की, वो वाली आपकी आज होमवर्क है, पूरा होमवर्क में आपको वही करना है। हाँ सर, क्योंकि वो आरटी में भी नहीं दे रखा। बताइए ठीक है? ठीक है सर। सर स्पेशलिटी की कौन सी क्वेश्चन? अनिकेत के अलावा बाकी सभी बच्चों को आवाज आ गई कि जो लास्ट एक्सरसाइज दे रखी है लाइन्स एंड एंगल्स की एनसीईआरटी की, वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है होमवर्क में। ओके सर। सर एक्सरसाइज 6.4 तो आप देख लेना कौन सी है, 6.3 है या 6.4 है, जो भी लास्ट एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चलिए जी फिर, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।